हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भूप जी के लाइव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन उपापचय व नाइट्रोजन चक्र की, और यहाँ हमने बात की थी कि नाइट्रोजन जो साइकिल है उसको हम 4 चरणों के दौरान समझ सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने बात की पादपों द्वारा जो नाइट्रोजन है वातावरण में, उस नाइट्रोजन का नाइट्रोजन की किस में बदलना, यौगिक नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया आदि में बदलना ही क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या नाइट्रोजन का क्या कहलाएगा, यौगिकीकरण कहलाएगा। उसके बाद का जो अपना चरण आता है वो आता है अमोनीकरण, फिर है नाइट्रीकरण और फिर आता है विनाइट्रीकरण। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है अमोनीकरण। इससे पहले हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण कंप्लीट कर लिया, जहाँ किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है और औद्योगिक इकाइयों द्वारा, वातावरणीय कारकों द्वारा नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है वो किस प्रकार से संपन्न होता है, वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करते हैं अमोनीकरण की। तो मृदा में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का किसमें, अमोनिया, किसमें बदलना, अमोनिया या अमोनियम यौगिकों में क्या होना, बदलना ही क्या कहलाएगा, अमोनीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अमोनीकरण कहलाएगा। देखो, हमने बात की तो जो प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और किनका निर्माण करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे न्यूक्लिक अम्ल की बात की थी, विटामिन हैं, एंजाइम्स हैं, अमीनो अम्ल हैं आदि का क्या करते हैं, निर्माण। तो जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं कौन, पादप, कि इसको ग्रहण करके, नाइट्रोजन को क्या करके, ग्रहण करके। लेकिन जब पादपों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो जो पादप भाग थे, पादप भाग या पादप अवशेष जो थे, उन अवशेषों में नाइट्रोजन युक्त क्या है, कार्बनिक पदार्थ। इन कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, पादप के क्या है, ये मृत पादप भाग हैं, और मृत जो पादप भाग हैं उनमें नाइट्रोजन जो है किसके रूप में है, कार्बनिक पदार्थों के रूप में है। तो जब ये मृत हो जाएंगे तो इनका यहाँ मृदा में क्या किया जाएगा, विघटन किया जाएगा, किनके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। और कुछ प्यूट्रीफाइंग क्या होता है, जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, जो इनको वापस पुनः अकार्बनिक किस में बदल देते हैं, अकार्बनिक नाइट्रोजन में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, और पुनः नाइट्रोजन जो है वातावरण में क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो अकार्बनिक नाइट्रोजन युक्त किन में चेंज कर देंगे, पदार्थों में चेंज कर देंगे, अर्थात अमोनिया, अमोनियम यौगिक जो है उनमें क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अमोनीकरण कहते हैं। अब इस अमोनीकरण की जो प्रक्रिया है उसको हम कितने चरणों में समझ सकते हैं, 2 चरणों में समझ सकते हैं, जिसमें पहला तो आता है प्रोटीन अपघटन या प्रोटीन विघटन, और दूसरा आता है विएमिनीकरण, प्रोटियोलाइसिस और विएमिनेशन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा हम किसका, अमोनीकरण की जो प्रक्रिया है उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, प्रोटीन अपघटन में तो क्या होता है, जो प्रोटीन पदार्थ हैं उन प्रोटीन पदार्थों को सबसे पहले यहाँ किस में बदला जाता है, अमीनो अम्लों में बदला जाता है। और ये जो कार्य है ये यहाँ किनके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम है और सूडोमोनास है। तो ये कुछ जीवाणु यहाँ क्या करेंगे,
जो प्रोटीन है, प्रोटीन युक्त जो कार्बनिक पदार्थ हैं, उन प्रोटीन युक्त कार्बनिक पदार्थों को सबसे पहले किस में तोड़ देंगे, अमीनो अम्लों में क्या कर देते हैं, विघटित कर दिया जाता है। उसके बाद में विएमिनीकरण की प्रक्रिया होती है। इस विएमिनीकरण में क्या होगा, जो एमिनो अम्ल बना पुनः अमीनो अम्लों को कौन, बेसिलस जीवाणु होता है। इन बेसिलस जीवाणुओं द्वारा इनको रूपांतरित कर दिया जाता है और यहाँ जो अमीनो अम्ल हैं, इन अमीनो अम्लों को अमोनिया के रूप में, किसके रूप में, अमोनिया के रूप में वातावरण में क्या कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। तो हमने बात की सेकंड जो चरण आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, उसकी, और इसमें हमने पढ़ा अमोनीकरण, अमोनिफिकेशन को, जिसमें हमने कहा कि मृदा में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा, कुछ प्यूट्रीफाइंग जीवाणु होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, अमोनिया या अमोनियम यौगिकों में क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, विघटित कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, रूपांतरित कर दिया जाता है, और उसी को हम क्या कह रहे हैं, अमोनीकरण कह रहे हैं। यहाँ हम देखें तो पादप जो हैं वह नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के रूप में ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण। जहाँ हमने बात की न्यूक्लिक अम्ल थे, अमीनो अम्ल थे, विटामिन्स थे, एंजाइम्स थे, ऐसे कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण। तो जो पादप भाग हैं, कार्बनिक पदार्थ उनमें जो प्रेजेंट है, उनमें क्या उपस्थित है, नाइट्रोजन। तो जब पादप भागों की या पादप की मृत्यु हो जाएगी तो इनके अवशेष या मृत जो पादप भाग हैं वो प्यूट्रीफाइंग जो सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु हैं, उनके द्वारा इनको क्या किया जाएगा, अकार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों जैसे अमोनिया, अमोनियम यौगिक आदि में क्या कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। उसी को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ अमोनीकरण कह रहे हैं। कितने चरणों में समझा इसको, 2 चरणों में। पहला प्रोटीन अपघटन और दूसरा विएमिनीकरण। प्रोटीन अपघटन में हमने बात की कि जो प्रोटीन युक्त पदार्थ है, सबसे पहले उनको क्लोस्ट्रीडियम और स्यूडोमोनास जो जीवाणु हैं वो किस में चेंज कर देंगे, अमीनो अम्लों में चेंज कर देंगे, और उसके बाद में विएमिनीकरण की क्रिया होगी, जहाँ अमीनो अम्ल जो हैं, इन अमीनो अम्लों को बेसिलस जीवाणुओं द्वारा किस में, वायुमंडल में अमोनिया में के रूप में मुक्त कर दिया जाता है। तो यहाँ अमोनिया का क्या हो गया, निर्माण, या अमोनिया में रूपांतरित कर दिया गया नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों को। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है उसी को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अमोनीकरण। इसके बाद हम देखें अगला जो चरण आता है उसकी हम बात करें तो वो है सेकंड जो चरण है, थर्ड जो चरण है वो है थर्ड जो चरण है वो है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होता है, जो अमोनिया है ना, अमोनिया, यहाँ ये जो अमोनिया है, इस अमोनिया का क्या होगा, ऑक्सीकरण, और इसके ऑक्सीकरण के दौरान इसको किस में चेंज कर दिया जाएगा, नाइट्रेट में बदल दिया जाएगा। तो अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण या नाइट्रेट में ऑक्सीकरण ही क्या कहलाएगा, नाइट्रीकरण कहलाएगा। और ये जो क्रिया है यह भी किनकी सहायता से, जीवाणुओं के द्वारा की जाती है। और इसका अध्ययन भी हम कितने चरणों में करेंगे, 2 चरणों में करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट जो चरण है उसकी हम बात करें तो उसके अंतर्गत आता है पहला अमोनिया का ऑक्सीकरण, और दूसरा जो चरण है वो आता है नाइट्राइट का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट। तो सबसे पहले तो क्या होगा,
जो अमोनिया है ना, अमोनिया, वह अमोनिया ऑक्सीकृत हो जाएगा और ऑक्सीकृत होकर यह नाइट्राइट का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा, नाइट्राइट का। जैसे यहाँ हम देखें ये NH3 है, ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। यहाँ जीवाणु होता है, इसका ऑक्सीकरण करता है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास जीवाणु द्वारा इसका ऑक्सीकरण किया जाएगा और इसको HNO2 प्लस H2O प्लस यहाँ ऊर्जा मुक्त होगी। क्या मुक्त होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। यहाँ हम समीकरण को क्या करें, संतुलित करें तो इस प्रकार से यहाँ क्या होगा, जो नाइट्रोसोमोनास यहाँ यह 3 ऑक्सीजन के अणु आएंगे। तो यहाँ अमोनिया जो है, इस अमोनिया का नाइट्रोसोमोनास जीवाणु द्वारा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा और इसको किस में चेंज कर दिया जाएगा, नाइट्राइट में। किस में चेंज कर दिया जाएगा, नाइट्राइट में बदल दिया जाएगा। और इस प्रक्रिया को ही हम यहाँ क्या कह रहे हैं, अमोनिया का ऑक्सीकरण कह रहे हैं। इस प्रक्रिया को ही किसके द्वारा, नाइट्रोसोमोनास द्वारा किस में चेंज कर दिया गया, अमोनिया को सर्वप्रथम नाइट्राइट में बदल दिया गया। तो यहाँ नाइट्राइट का क्या हो गया, निर्माण। अगला जो चरण आएगा नाइट्राइट का क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो जो नाइट्राइट है HNO2 ये पुनः ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होगा। यहाँ नाइट्रोबैक्टर, कौन सा जीवाणु, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु कार्य करेगा और यह नाइट्रोबैक्टर जीवाणु इसे HNO3 में क्या कर देगा, बदल देगा। ऊर्जा यहाँ मुक्त होगी तो किसका निर्माण होगा, नाइट्रेट का निर्माण हो गया। पादप वापस इस नाइट्रेट को क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो नाइट्रीकरण की बात करें तो नाइट्रीकरण में हमने पढ़ा जो अमोनिया है उसका किस में बदलना, नाइट्रेट में बदलना ही क्या कहलाएगा, नाइट्रीकरण कहलाएगा। जहाँ सबसे पहले अमोनिया का ऑक्सीकरण हो रहा है, फिर नाइट्राइट का ऑक्सीकरण हो रहा है। अमोनिया नाइट्रोसोमोनास सूक्ष्म जीव द्वारा ऑक्सीकृत होकर नाइट्राइट का क्या करता है, निर्माण करता है। नाइट्राइट नाइट्रोबैक्टर जीवाणु द्वारा ऑक्सीकृत होकर नाइट्रेट का क्या करता है, निर्माण करता है। तो 2 चरणों में नाइट्रीकरण की क्रिया कंप्लीट हुई। तीसरा जो हमारा चरण है वो आता है विनाइट्रीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन। अगला जो चरण है हमारा विनाइट्रीकरण, किसे कह रहे हैं यहाँ विनाइट्रीकरण, चौथा और लास्ट चरण है विनाइट्रीकरण। तो यहाँ मृदा में उपस्थित जो नाइट्रेट है इस नाइट्रेट का पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में क्या हो जाना, बदल जाना, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा यहाँ विनाइट्रीकरण कहलाएगा। और ये जो क्रिया है ये सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा संपन्न हो रही है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत मृदा की जो उर्वरक क्षमता है वो उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं नाइट्रेट नाइट्राइट जो भी हैं वो वापस किस में चेंज हो रहे हैं, नाइट्रोजन के अंतर्गत क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जो पादपों द्वारा ग्रहण किए जा रहे थे। तो इस प्रक्रिया में मृदा की उर्वरक जो क्षमता है वो उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ हम देखें तो बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और थायोबेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, बेसिलस
बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और थायोबेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस जो जीवाणु हैं वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इन जीवाणुओं द्वारा यहाँ जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं नाइट्रेट, उसका विनाइट्रीकरण होगा और उसको वापस किस में बदल दिया जाएगा, नाइट्रोजन में बदल दिया जाएगा। अब हमने ये जो चारों चरणों की बात की उनको हम एक रेखा चित्र के द्वारा समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, नाइट्रोजन जो चक्र है वह संपन्न हो रहा है। तो यहाँ हम देखें तो ये वायुमंडलीय क्या है, नाइट्रोजन है। लगभग 78% नाइट्रोजन यहाँ उपस्थित होती है। सबसे पहले हमने जो चरण पढ़ा वो पढ़ा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और इसमें भी हम देखें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा वातावरण की जो नाइट्रोजन थी उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के किन में, यौगिकों में बदल दिया जाता है, और जो पादप थे पौधों द्वारा इन नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है या ग्रहण किया जाता है। अब पादपों से किनमें, जंतुओं में, अर्थात नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक पदार्थ है उनका पादप निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करने के बाद में तो पादपों में नाइट्रोजन किन के रूप में, कार्बनिक पदार्थों के रूप में, पादपों से किन में, जंतुओं में। अब यहाँ पादपों की और जंतुओं की दोनों की ही हम बात करें, इनको मिटा रहा हूँ एक बार में। तो यहाँ हम देखें तो जब इनका क्या होता है, ये मर जाते हैं, पादप और जंतु दोनों ही हम बात करें, इनका क्या होना, नष्ट होना। तो इनमें उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ हैं, इन कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, विघटन होता है। और विघटन होगा तो विघटन के दौरान ये विघटित होकर किसका निर्माण कर लेंगे, अमोनिया का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे, अमोनिया का। और इस प्रक्रिया को हमने अभी क्या कहा था, अमोनीकरण कहा था। कार्बनिक पदार्थों का अमोनिया में बदलना क्या कहलाएगा, अमोनीकरण। तो ये अब हमारा पहला चरण, ये हमारा दूसरा चरण। यही अमोनिया निर्माण की हम बात करें तो औद्योगिक इकाइयों के द्वारा भी अमोनिया का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। वो भी एक प्रकार का क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। अब यहाँ जो अमोनिया है, इस अमोनिया का आगे रूपांतरण होगा। इस अमोनिया का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। जो हमने अभी नाइट्रीकरण की बात की, उस नाइट्रीकरण की क्रिया में हमने पढ़ा क्या हो रहा है, यहाँ नाइट्रीकरण हो रहा है। कौन सा चरण है, तीसरा। सबसे पहले नाइट्रोसोमेशन
मोनास कौन था? जीवाणु। इसके द्वारा अमोनिया को किस में बदल दिया जाएगा? नाइट्राइट में। किस में बदल दिया जाएगा? नाइट्राइट में। उसके बाद में पुनः नाइट्रीकरण की क्रिया होगी नाइट्रोबैक्टर द्वारा, और ये नाइट्रोबैक्टर इसे किस में चेंज कर देगा? नाइट्रेट में। किस में बदल देता है? नाइट्रेट के अंदर क्या कर देता है? रूपांतरण कर देता है, या नाइट्रेट में क्या कर देता है? बदल देता है। तो NO3-, यहाँ किसका निर्माण हो गया? नाइट्रेट का। किसका निर्माण हो गया? नाइट्रेट का। यहाँ हम बात करें तो तड़ित द्वारा, किसके द्वारा? तड़ित द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, और उसके द्वारा भी यहाँ नाइट्रोजन जो है वो स्थिरीकृत होकर किस में बदलती है? नाइट्रेट में बदलती है। यही हमने चौथा चरण हमने पढ़ा, तो ये किसके द्वारा? तड़ित द्वारा भी किसका निर्माण होता है? नाइट्रेट का निर्माण होता है। बिजली चमकने की जो प्रक्रिया है उसके दौरान भी नाइट्रेट का निर्माण होता है। यही हमने चौथा चरण पढ़ा, जिसमें हमने बात की किसकी? विनाइट्रीकरण की। कुछ जीवाणु ऐसे हैं, जैसे अभी हमने जाना इसके अंतर्गत, तो विनाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया थी उसमें हमने बात की यहाँ पर एक तो किसकी? थायोबैसिलस डीनाइट्रीफिकेंस जो जीवाणु था उसकी बात की है, जो क्या करता है? वापस नाइट्रोजन को किस में चेंज कर देता है? वो जो नाइट्रेट है उसको किस में बदल देता है? वायुमंडलीय स्वतंत्र किसके रूप में मुक्त कर देता है? नाइट्रोजन के रूप में मुक्त कर देता है। यहाँ पादपों द्वारा नाइट्रोजन जो है इसको डायरेक्ट नाइट्रेट जो यौगिक हैं उनके रूप में क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। तो पुनः पादपों द्वारा इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा कुछ यहाँ गहराई में क्या हो जाती है? चली जाती है। इस प्रकार यहाँ जो भी जीव हैं उनके मध्य नाइट्रोजन जो साइकिल है वो हमें देखने को मिलता है। और यदि ये नाइट्रेट गहराई में चली जाएगी तो गहराई में जाने से इसका क्या हो जाएगा? ह्रास हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी जीव हैं उनके मध्य नाइट्रोजन जो है नियमित क्रमबद्ध रूप से नाइट्रोजन का क्या होता है? स्थानांतरण हमें देखने को मिलता है। यहाँ विनाइट्रीकरण की जो कार्य है वो कर रहा था बेसिलस डीनाइट्रीफिकेंस और थायोबैसिलस डीनाइट्रीफिकेंस जीवाणुओं के द्वारा विनाइट्रीकरण जो है उसकी क्रिया होती है। तो ये अपना चौथा चरण था। फर्स्ट चरण की हमने बात की नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सेकंड अमोनीकरण, तीसरा नाइट्रीकरण। यहाँ भी क्या हो रहा है? नाइट्रीकरण हो रहा है। और चौथा जो चरण है वो है विनाइट्रीकरण। सबसे पहले एक बात पुनः ध्यान दे लो, यहाँ नाइट्रोजन जो फिक्सेशन था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण था, उसमें क्या हो रहा था कि यहाँ जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जैसे कुछ जीवाणु हैं, क्लोस्ट्रीडियम वगैरह हैं, एजोस्पाइरिलम वगैरह हैं, नीलहरित शैवाल हैं, उनके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है और नाइट्रोजन के यौगिकों में बदला जाता है, जिन्हें पादप ग्रहण करके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है। पादपों से किन में गई? नाइट्रोजन। जंतुओं में जब ये नष्ट हो जाता है तो इनका अपघटन होगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा इनको अपघटित किया जाता है, इनमें जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं, और इनको किस में चेंज किया जाता है? अमोनिया में, जो क्या कहलाएगा? अमोनीकरण कहलाएगा। अर्थात कार्बनिक पदार्थों का अमोनिया में बदलना क्या कहलाएगा? अमोनीकरण। यहाँ वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है वो कुछ हद तक औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनके द्वारा, पराबैंगनी किरणों द्वारा
ज्वालामुखी आदि के द्वारा भी नाइट्रोजन का क्या किया जाता है, स्थिरीकरण यहाँ किया जाता है, उसको अमोनिया में चेंज किया जाता है। जैसे यूरिया वगैरह का निर्माण करते हैं तो अमोनिया उसमें प्रेजेंट होती है। उसके बाद में हमने तीसरा चरण पढ़ा नाइट्रीकरण। तो अमोनिया जो थी उसको सबसे पहले किसके दौरान, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है और उसको नाइट्राइट में बदला जाता है नाइट्रोसोमोनास जीवाणु के द्वारा। फिर नाइट्राइट जो है उसको नाइट्रोबैक्टर जीवाणु द्वारा किसमें, नाइट्रेट में चेंज किया जाता है। नाइट्रेट के रूप में इसको कौन ग्रहण कर सकते हैं, डायरेक्ट पादप ग्रहण कर सकते हैं। यदि ये गहराई में चली जाती है तो इसका ह्रास हो जाता है, नष्ट हो जाती है। चौथा जो चरण था हमारा विनाइट्रीकरण की हमने बात की। तो विनाइट्रीकरण में हमने पढ़ा कि बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और थायोबेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस जो जीवाणु है नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस परिस्थिति में मृदा की जो उर्वरक क्षमता है उसकी क्या होती है, कमी हो जाती है। इसके अलावा वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वो तड़ित द्वारा भी किस में चेंज होती है, नाइट्रेट में चेंज होती है। और नाइट्रोजन जो चक्र था उसको जब हमने बात की थी तो वहाँ हमने पढ़ा था जीवित जीवों के बीच नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का जीवित जीवों के मध्य नियमित होने वाला या लगातार सतत होने वाला जो परिसंचरण है वही क्या कहलाता है, नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। जीवित जीवों के मध्य नाइट्रोजन का नियमित परिसंचरण ही नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। और इसको समझने के लिए हमने कितने चरणों की बात की, 4 की। पहला नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा अमोनीकरण, तीसरा नाइट्रीकरण और चौथा विनाइट्रीकरण। जो सारे हमारे कंप्लीट हो गया। ये जो अपना चैप्टर था वो यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पादप जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं, उनके कौन कौन से भाग होंगे, क्या क्या कार्य एंजाइम्स के द्वारा संपन्न किया जाएगा। थैंक्स सभी को। जय हिंद, जय भारत।